India was elected as a non-permanent member of United Nations Security Council with how many votes? पिछले बुधवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट यानी अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उसमें भारत को आउट ऑफ 192 कितने वोट्स हासिल हुए, ये है सवाल। सही जवाब है 184। एक बार चेक कर ले आंसर। यस, द राइट आंसर इज 184। आप जानते ही होंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दो प्रकार की मेंबरशिप मिलती है। एक मिलती है परमानेंट और दूसरी मिलती है नॉन परमानेंट, राइट। परमानेंट मेंबरशिप होती है 5 मेंबर्स के लिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप होती है 10 मेंबर्स के लिए। ये परमानेंट है तो ये 5 तो कभी बदलेंगे ही नहीं, लेकिन ये जो नॉन परमानेंट 10 कंट्रीज की होती है, ये केवल 2 साल के लिए होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है कंट्रीज। अब इसी 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से इस बार भारत को भी चुना गया है। भारत की ये मेंबरशिप जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक चलने वाली है। इसमें पूरी तमाम जानकारियां मैंने यूएनएससी वाले मेरे अपने लेक्चर में कवर की है। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे उस लेक्चर पे एक बार विजिट करें, एक बार जरूर उस वीडियो को देखें और यूएनएससी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन वहां पर क्लियर कर लें, राइट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं। इंडिया के अलावा 4 देश और हैं जिनका नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए 2 साल के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूं। पहला तो इंडिया, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। दूसरा आयरलैंड, तीसरा मेक्सिको, चौथा नॉर्वे और पांचवा केन्या। ये है वो 5 कंट्रीज। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा कोड याद रखिए। वो क्लोरोमिंट वाला मिंट होता है ना, वो मिंट के जगह मिंक, ये एक छोटा सा कोड हमने आपके लिए बनाया है। एम से मैक्सिको, आई से आयरलैंड, आई से इंडिया, एन से नॉर्वे और के से केन्या। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इस साल कितने कंट्रीज का सिलेक्शन यूएनएससी में हुआ, कहना 5 कंट्रीज का। कौन कौन सी? तो ये फॉर्मूला याद रखना, मिंक, राइट। और भारत को 184 वोट्स मिले हैं। यस दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया सा चार्ट मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए। अभी तक भारत नॉन परमानेंट मेंबर कितने बार बन चुका है यूएनएससी में, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 बार बन चुका है। ये हमारी 8वीं सदस्यता है और इस बार हमको 184 वोट्स मिले हैं। भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले थे 2011-12 में, जब 191 कंट्रीज में से 187 कंट्रीज ने भारत के लिए वोट किया था। उस समय हमारा विनिंग परसेंटेज जो था वो 98% के आसपास था। इस बार 96% है, नॉट बैड। लेकिन दिस इज समथिंग विच इवेंचुअली टेक्स प्लेस और ये हमारी 8वीं मेंबरशिप है। ऑलराइट, ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Which nation's president has signed a bill calling for sanctions against Chinese officials over their treatment of Uyghur Muslims? सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट को बता देता हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, ठीक से एक बार देख लो। उइघर, उसको उइघर उइघर ऐसा ना कहे, इट इज उइघर, उइघर मुस्लिम्स, राइट। तो उइघर मुस्लिम के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर कौन से देश के राष्ट्रपति ने चाइनीज अधिकारियों के ऊपर सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध लगा दिए हैं? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यस, द राइट आंसर इज यूएसए। इस वक्त यूएसए और चाइना के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति है, आप सब जानते ही हैं। और कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ये पूरी कोरोना बीमारी जो है वो चाइना के वजह से पूरे दुनिया भर में फैली है और अब उस पूरी बर्बादी का वो बदला लेना चाहते हैं। और उस चक्कर में चाइना को जहां जहां घसीटा जा सकता है, जो जो चाइना के खिलाफ किया जा सकता है, वो सारे ही काम अमेरिका इस वक्त करना चाहता है। उसी कड़ी में चाइना के नॉर्दर्न साइड में रहने वाले वीगर मुसलमान, चाइना के इस उत्तरी प्रांत में रहने वाले जिनजियांग प्रोविंस में रहने वाले वीगर मुसलमानों के खिलाफ चाइना जो अत्याचार करता है, उसको लेकर अब अमेरिका ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है और चाइना को घेरना शुरू कर दिया है उस मामले में। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान को भारत में हो रहे मुसलमानों के ऊपर किसी तरह की गई कोई भी बात पर
आपत्ति नजर आती है, लेकिन चाइना जो वीगर मुसलमानों के साथ व्यवहार करता है वो कभी भी पाकिस्तान को दिखाई नहीं देता, या पाकिस्तान अपना मुंह बंद रखता है इन बातों पे। बड़ी ही अजीब परिस्थिति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। वोल्कन बोजगीर हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली। ही बिलोंग्स टू व्हिच नेशन? ये क्वेश्चन भी मैंने अपने यूएनएससी वाले लेक्चर में कवर किया ही था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें सेशन के लिए वोल्कन बोजगीर साहब का अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। तो ये कौन से कंट्री के हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टर्की। एक बार चेक कर लें। यस, ये एक बहुत बड़े डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है वोल्कन बोजगीर। याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सदस्यता होती है वो 1 साल के लिए मिलती है। इट इज ऑफर्ड टू 1 ईयर। वोल्कन बोजगीर साहब को सितंबर 2020 में ज्वाइन होना है और सितंबर 2021 तक इनकी सदस्यता कायम रहेगी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। कर्नाटक बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ वैलिडिटी पीरियड ऑफ डैश डेज टू कवर द अनसर्टेनिटीज पोज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। कितने दिन की वैलिडिटी पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रखी है कर्नाटका बैंक ने कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 120। द राइट आंसर इज 120। याद रहेगा आपको। यस दोस्तों, कर्नाटका बैंक के जरा मुझे सीईओ साहब का नाम बता देना। हु इज द सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक? मैं बता देता हूं आपको, महाबलेश्वरा। साउथ इंडियन है, महाबलेश्वरा एमएस, ये है उनका नाम। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंक का मैंगलोर में। राइट, कर्नाटक के मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना। बिगिनर्स के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 मार्क के लिए। सो प्लीज प्लीज ये सब बातें जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच फंड हैज बीन अलोकेटेड फॉर गरीब कल्याण रोजगार अभियान? आपको पता ही होगा कि आत्मनिर्भर प्लान के समय, इनफैक्ट उससे पहले भी जब कोविड-19 पेंडेमिक फैल रहा था, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में सरकार ने बात की थी। सवाल यह है कि उसमें कितने फंड्स अलोकेट किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए की राशि से ये बनने वाला है। इसमें अगर आपको किसी ने पूछा कि ये गरीब कल्याण योजना में बेसिकली कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, तो कहिएगा कि एम नरेगा जो है उसमें एक्स्ट्रा फंड अलोकेट करके सरकार रोजगार निर्माण के काम शुरू कर रही है। व्हाट इज एम नरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोग्राम। अब एक्चुअली में वो प्रोग्राम बन चुका है पूरा का पूरा, एक्ट तो कब का पास हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये गरीब कल्याण रोजगार में किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना के संकट में भी नौकरियां मिल सके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी कोल माइंस। अभी अभी आपको पता होगा, 3 दिन पहले की खबर है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जितने भी भारत के जो कोल माइंस हैं जिनका आवंटन इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया था, लेकिन उस समय घोटालेबाजी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया था, वही कोल माइंस का अब फिर से ऑक्शन किया जाने वाला है प्राइवेट पार्टीज के लिए। तो कितने कोल माइंस का ये होने वाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 41। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 41। क्लियर है ये दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक बात आपको ढंग से समझा देता हूं। हमारे देश में कोयले का जो खनन होता है, खनन का मतलब होता है माइनिंग, ये माइनिंग अभी भी भारत सरकार खुद करती है। और भारत की सबसे बड़ी कोल माइन कंपनी है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, कोल इंडिया लिमिटेड भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और इस कोल इंडिया लिमिटेड के अब माइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोयला उत्पादन हो सके, अब प्राइवेट पार्टीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो कुछ ऐसे कोयले की खदानें हैं जिन खदानों का अब ऑक्शन यानी नीलामी कर रही है सरकार। तो शुरुआत की गई है 41 माइन से। ऑलराइट, पूरी बात समझ में आ गई आपको? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेम द इंडियन स्टेट्स दैट सेलिब्रेट्स राजा पर्व फेस्टिवल
It is a 3 days unique festival in which onset of monsoon of the earth's womanhood is celebrated. ये फेस्टिवल राजा पर्व फेस्टिवल ये कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? ये राजा पर्व फेस्टिवल को एक्चुअली में मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। ये मनाया जाता है दोस्तों ओडिशा में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। यस, ऑलराइट। किसी ने आपको पूछ लिया राजा पर्व के जगह अगर मान लो मिथुन संक्रांति लिख दिया तो नाम याद रखना भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। बड़ा फेमस नाम है ये मिथुन संक्रांति। ऑलराइट, राजा पर्व को ही कहते हैं ये। ओके, आगे बढ़े। उड़ीसा के सीएम कौन है बाय द वे? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। ऑलराइट, आगे चलते हैं। On which day the Sustainable Gastronomy Day is observed globally every year to acknowledge gastronomy as a cultural expression related to nature as well as the cultural diversity of the world. Sustainable Gastronomy Day ये कब मनाया जाता है? ये है हमारा सवाल। सही जवाब है 18 जून, ऑप्शन नंबर ए 18 जून। ओके, आगे बढ़ने से पहले बैंकिंग के सारे बच्चों को इस तरह की चीजों को बिना इग्नोर किए ही आगे जाना चाहिए। आदत डाल लीजिए प्लीज। सवाल आपके सामने होता है और उसके बाद हम क्योंकि ध्यान नहीं देते, ये बाद में एक बार फिर अगला सवाल बन के सामने आएगा। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रोनॉमी? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and eating good food. Good food, ये बात समझ में आ गई आपको? नोट कर लिया आपने? यस, दैट इज गैस्ट्रोनॉमी। क्लियर हुआ ये? 18 जून इसका राइट आंसर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेम द कंट्री विच विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021। एशियन यूथ पैरा गेम्स जो कि अगले साल दिसंबर में होने वाले हैं, वो कहां होने वाले हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। इसको बहरेन नहीं दोस्तों, इसको बहरीन बोलना है। तो सही जवाब है बहरीन। समझ में आ गया आपको? दोस्तों यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, एक एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं, वो होने वाले हैं अगले साल, वो दूसरी जगह पर होने वाले हैं चाइना में। ये एशियन यूथ पैरा गेम्स है दोस्तों। पैरा गेम्स का मतलब दिव्यांगों के लिए जो खेले जाते हैं वो वाले खेल है ये कौन कंडक्ट कराता है? एपीसी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। एपीसी क्या होता है? इसका मतलब होता है एशियन पैरालंपिक्स कमेटी। एशियन पैरालंपिक्स कमेटी उसके द्वारा आयोजित ये खेल है और इस खेल को आयोजित किया जाएगा बहरीन में। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा ये चारों कंट्रीज के कैपिटल बता देंगे क्या? बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। कैपिटल, करेंसी, ये सब याद करते रहना है, एग्जाम में ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। कतर की कैपिटल दोहा। कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल इज कुवैत सिटी। एंड ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ऑलराइट, याद रहेगा ये बहरीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Name the automobile manufacturer which has partnered with Karur Vysya Bank to offer consumer simpler and flexible financing scheme to own a new car. Karur Vysya Bank जो अपने कस्टमर को इजी फाइनेंसिंग वाली एक स्कीम ऑफर कर रहा है, राइट? तो कौन से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप में ये किया जा रहा है? सवाल बड़ा सिंपल है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मारुति सुजुकी लिमिटेड। एक बार चेक कर ले। यस, इट्स मारुति सुजुकी लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले बैंकिंग के बच्चों को बैंक के नाम, उनके हेडक्वार्टर और उनके सीएमडीज के नाम पता होने चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है सीईओ सीएमडी जो भी होगा बैंक में, उनके नाम पता होने चाहिए। तो करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाम में ही हेडक्वार्टर है भैया, करूर में है इसका हेडक्वार्टर। वेयर इज करूर? करूर इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। और दूसरा सीईओ, सीईओ का नाम है पी आर शेषाद्री। पी आर शेषाद्री ये सीईओ साहब है करूर वैश्य बैंक के। याद रहेगा आपको? सब कुछ नोटबुक में लिखते चलिए, ये सब एग्जाम में आने वाला है। किसी चीज को इग्नोर मत करना। क्वेश्चन एक में सॉल्व करा रहा हूं, बातें उसके ऊपर मैं 4 एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सो दैट आपको कंप्लीट जानकारी मिले
और कोई भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आने लगेगा और कवर भी ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेम द टू इंडियन फर्म्स विच फीचर्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2020 कोहर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर्स। क्या लगता है क्या है राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जेस्ट मनी एंड स्टेल एप्स। ये हैं वो दो कंपनी जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में टेक्नोलॉजी पायनियर्स के नाम से जानी गई। जेस्ट मनी एंड स्टेल एप्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। The Asian Development Bank has projected Indian economy to contract by dash percent dash in fiscal year 2021। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 4%। एक बार चेक कर लें। यस, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाने का मतलब होता है छोटा हो जाना। तो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत से कम हो जाएगी? तो वो 4% से कम हो जाएगी। किसका बोलना है भैया ऐसा? एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये बोलना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बता दीजिए मुझे। ये है फिलीपींस में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इससे पहले के सेशन में मैंने कवर कराया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये अभी अभी जनवरी में ही चेंज हुए हैं, आपको पता ही होगा। इनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा, राइट? ये नाम जरूर याद रखना। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं। ऑल राइट, और इनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4% से नीचे फिसलने वाली है। आगे बढ़े। Fitch Rating has retained India's sovereign rating at the lowest investment grade of dash। फिच नाम की एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भारत की इन्वेस्टमेंट की ग्रेड को अभी अभी नीचे गिरा दिया है। इंडिया सोवरेन रेटिंग, तो वो कौन से लोवेस्ट लेवल तक गई है? तो वो गई है BBB-। राइट आंसर इज BBB-। ये अपने आप में गंभीर चिंता का प्रश्न है दोस्तों कि ये इतनी ज्यादा नीचे गिरती जा रही है, तो ये कब ऊपर जाएगी? क्यों गिर रही है सबको पता है। कोविड-19 की मार किसी एक पे नहीं, पूरे दुनिया पे पड़ी है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हमें इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, बाहर आने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इस तरह की किसी भी चीजों में, मतलब टाइम वेस्ट करना या फिर इस तरह की किसी भी चीजों में बहुत लंबे समय तक उलझे रहना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। कंट्री बहुत पीछे चले जाएगी ऐसे में। तो गंभीर चिंता का कारण तो है, राइट? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Name the insurance firm which has partnered with the UK-based tech firm Tropogo Limited to launch India's first pay-as-you-fly insurance for drone owners in India। कितना मजेदार सवाल है। ये कह रहा है कि भाई ऐसे जितने भी लोग हैं जो ड्रोन चलाते हैं, जो कंपनियां, उनके लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लाई गई है जिसका नाम है पे एज यू फ्लाई। तो ये जो पॉलिसी है ये यूके बेस्ड टेक्निकल फर्म ट्रोपोगो के साथ किस इंश्योरेंस कंपनी ने लाई है? यहां सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, HDFC अर्गो। एक बार चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज HDFC अर्गो। आपको पता है ना, अमेजॉन एक ऐसी कंपनी है जो ड्रोन से अपने सारी ही चीजों के लिए कस्टमर द्वारा ऑर्डर की गई ई कॉमर्स की चीजों की डिलीवरी अब वो ड्रोन से करने लग गई है, राइट? तो इस तरह की चीजों में टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इंश्योरेंस कंपनियां गारंटी लेने के लिए सामने आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे ड्रोन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनको ड्रोन वर्ड का मतलब नहीं पता, एक लाइन में समझ लीजिए। इसका मतलब होता है अनमैन्ड हेलीकॉप्टर या प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसमें कोई पायलट नहीं होता। ऑल राइट, आगे बढ़े। Composite Regional Center CRC for Skill Development, Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities has been inaugurated in। CRC स्किल डेवलपमेंट के लिए जो किया गया है डिसेबल्ड पर्संस के लिए, वो इनॉग्रेशन कहां हुआ था? सवाल बड़ा सिंपल है। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, रांची, झारखंड। एक बार चेक कर लें।
यस, द राइट आंसर इज रांची, झारखंड। जाते जाते मुझे जरा एक बार बता देना चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये है चीफ मिनिस्टर। बिहार के कौन है? सबको पता है, नीतीश कुमार। राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत। और हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर, MLK। ऑल राइट, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल, ये सब चीजें क्लर्क लेवल पे पूछी जाती थी, पूछी जाती हैं, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। इसीलिए इनकी बार 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 रिवीजन करते चले, बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। Name the former Goa minister who passed away recently. He served as the cabinet minister from August 13, 1977 to April 27, 1979. सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अच्युत काशीनाथ सिनई उसगांवकर। काफी लंबा नाम है और उतनी ही बड़ी शख्सियत थी ये। आप जानते हैं, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, मैं लिख देता हूं आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, इसके लीडर थे ये, राइट, और जानी मानी हस्ती थे। अभी अभी इनका निधन हुआ है। ऑल राइट, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द टर्म ऑफ बीसीसीआई ओम्बुड्समैन हैव बीन फिक्स्ड एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। नेम द ओम्बुड्समैन। बीसीसीआई ने अभी अभी ओम्बुड्समैन नाम की जो पोजीशन होती है उसका कार्यकाल 1 साल से बढ़ा दिया है। तो फिलहाल बीसीसीआई के ओम्बुड्समैन कौन है, सवाल ये है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, DK जैन। चेक कर ले जरा, यस, इट्स DK जैन। ओके, आप मुझे एक बार बताइए ओम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है? मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है कि ये रहे कस्टमर, राइट, ध्यान से समझ लेना, आज के बाद ये कभी नहीं भूलेंगे आप। और ये है सामने कोई ऑफिस या फिर कोई बैंक या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट या विभाग, दोनों के बीच में कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट रहेगी और इन लोगों की यानी इंस्टीट्यूट वालों की, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ सफाइयां होंगी। तो कस्टमर की कंप्लेंट और इनके बीच में होता है ये ओम्बुड्समैन, जो लोगों की तकलीफों को सुनता है और उसके ऊपर निवारण देता है। तो मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति को या उनकी पोजीशन को हम ओम्बुड्समैन कहते हैं। याद रहेगा, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी दफ्तर हो, ओम्बुड्समैन शब्द का मतलब यही होता है। ऑलराइट, किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया तो बिल्कुल याद रखना भैया, ओम्बुड्समैन, ये नया नहीं होना चाहिए आपके लिए। हाँ, और बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सबके सब जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Question number 18. The Board of Insolvency and Bankruptcy Board of India has reconstituted the Advisory Committee on Corporate Insolvency Resolution and Liquidation. The Advisory Committee will be chaired by, सही जवाब है यहाँ पर उदय कोटक। The right answer is option number A, उदय कोटक। ओके, तो सवाल को ठीक से समझने की कोशिश करिए। बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रहा पूरा का पूरा सवाल। ऑल राइट, तो क्लियर रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उदय कोटक साहब कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन। किसी ने पूछ लिया तो याद रखना, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन, CM ऑफ कोटक महिंद्रा। हालांकि कोटक वालों के और भी बहुत से अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुख्य मेदन कली अबिल गाजीव, नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, has resigned from the post. He was the prime minister of which country? ये जो सज्जन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर थे और जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल बड़ा सिंपल है कि ये कौन से कंट्री के थे। यहां राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। ऑल राइट, तो याद रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। आगे बढ़ने से पहले सारे ही न्यू कमर्स को मैं एक बार फिर से इन सारी कंट्रीज की कैपिटल बता देता हूं, तो मेरे साथ साथ जरा रिपीट करिए और याद रखिए। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। सॉरी सॉरी, माफ करना दोस्तों, ये बिश्केक नहीं है, बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की, माफ करना। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद।
ताशकंद, ताशकंद ही वो जगह है जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी। देन तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबत, अशगाबत, अशगाबत। और देन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इट इज नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। ऑलराइट, ये चारों के चारों कैपिटल याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। इनफैक्ट ये जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ना, बिश्केक, ये पिछले साल एग्जाम में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। Name the job portal that has been launched recently by the West Bengal government for IT professionals who have returned to the state amid the COVID-19 pandemic. सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्म भूमि। द राइट आंसर इज कर्म भूमि। एक बार चेक कर ले। यस, दैट्स कर्म भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी प्लीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Mahavir Chakra awardee Lieutenant General retired passed away due to COVID-19. He received the coveted award in 1972. आपको पता है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो एक बहुत बड़े लेफ्टिनेंट जनरल साहब को महावीर चक्र पुरस्कार दिया गया था और उनकी अभी अभी कोविड-19 से 88 इयर्स की उम्र में मृत्यु हुई है। सवाल बड़ा सिंपल है कि उनका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजमोहन वोहरा। एक बार देख ले। यस, राजमोहन वोहरा। इनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं दोस्तों, भारत की आर्मी में, और हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव थे ये और हमेशा रहेंगे। इन्होंने 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ हुए दोनों ही युद्धों में बहुत कमाल की भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। The Swedish mapping technology startup Mapillary AB has been acquired by which company? एक स्वीडिश की मैपिंग कंपनी है, यानी मैप से संबंधित सारी टेक्नोलॉजी, सारी अपनी इमेजेस और उससे संबंधित सारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहने के लिए इनको किसी ने एक्वायर कर लिया है, इस कंपनी को। तो किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक ने। एक बार चेक करें। यस, मार्क जकरबर्ग के फेसबुक ने। फेसबुक को अपने यानी लोकेशंस के लिए या फिर मैपिंग के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, सो दे हैव एक्वायर्ड दिस कंपनी। आगे बढ़े। Who among the following has won 2020 जर्मन ट्रेड पीस प्राइज? राइट, इनमें से किसको अभी अभी जर्मन ट्रेड पीस प्राइज मिला है 2020 का? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन जी के बारे में दो बातें बताना बहुत जरूरी है, आप भी याद रखना, किसी जीडी में, इंटरव्यू में आपके लिए बहुत काम आएंगी। अमर्त्य सेन नोबल पुरस्कार विजेता है, नोबल प्राइज। और आप सबको पता है कि नोबल प्राइज 6 अलग अलग कैटेगरी में मिलते हैं, तो इनको किस में मिला है? इनको मिला है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के लिए। और अमर्त्य सेन जो थे वो सलाहकार थे, ही वॉज अ काउंसिलर। और किसके सलाहकार थे? ही वॉज अ काउंसिलर ऑफ निकोलस सार्कोजी। निकोलस सार्कोजी। सर ये कौन है? सर हमको तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। निकोलस सार्कोजी किसी जमाने में फ्रांस के राष्ट्रपति थे और उनके सलाहकार हुआ करते थे अमर्त्य सेन। तो बहुत बड़ी हस्ती है और अब इनको जर्मन ट्रेड पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। ऑलराइट, बातें समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the brand ambassador of JSW Cement? JSW Cement ने अभी अभी 2 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? बोलिए भैया, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 2 लोग बोलते साथ आपको समझ में आ गया होगा कि सही जवाब क्या होगा। इट इज बोथ ए एंड बी, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन बनाए गए हैं? सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और सुनील छेत्री, इन दोनों को बनाया गया है। एक बार राइट आंसर चेक कर लें। यस, इट्स डी। सौरव गांगुली साहब को कौन नहीं जानता, तो इनके बारे में चर्चा करना एनी हाउ जरूरी नहीं है, सबको सब कुछ पता ही है। बस मुझे इतना बता दीजिए, सुनील छेत्री साहब किस स्पोर्ट से संबंधित है? जरा मुझे कमेंट्स थ्रेड में बताइएगा, फ्रॉम विच स्पोर्ट सुनील छेत्री बिलोंग्स टू। राइट, भारत में सुनील छेत्री साहब एक जाना माना स्पोर्ट्स फिगर है। कमेंट्स थ्रेड में मुझे इसका आंसर आपकी तरफ से चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which portal was launched by government to promote R&D in mining mineral sector?
इनमें से कौन सा नया पोर्टल भारतीय सरकार ने शुरू किया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग और मिनरल सेक्टर में। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यभामा। चेक कर ले, यस इट्स सत्यभामा। गाइस, जितनी भी सरकारी ऐप जो नई नई आती है, जितने भी नए नए सरकार के पोर्टल लॉन्च होते हैं, ये सब आपको याद करना है। एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन आते ही है, इसलिए मैं अपने हर सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, तो ये थे आज के 25 सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी जानकारी मिली और आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की और लिख के भी रखा।